स्टूडेंट्स, हमारा ये जो लेसन आज का है, इस चैप्टर का लास्ट लेसन ही कंसिडर होगा। इसमें सॉर्ट्स की प्रिपरेशन आप देख चुके हैं और उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉर्ट्स की बात हो रही थी। नॉर्मल सॉर्ट्स, एसिडिक सॉर्ट्स, बेसिक सॉर्ट्स। तो अब हम डबल सॉर्ट्स जो हैं इनको देखते हैं। डबल सॉर्ट्स देखें कैसे बनते हैं। जब दो नॉर्मल सॉर्ट्स जो कि क्रिस्टलाइज होते हैं फ्रॉम देयर मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। दो नॉर्मल सॉल्ट्स के हम क्या करेंगे, इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस लेंगे, उनको आपस में मिक्स करके क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। दोबारा सुन लें, दो नॉर्मल सॉल्ट्स हम लेंगे, दो नॉर्मल सॉल्ट्स के इक्विमोलर सॉल्यूशंस यानी एक जैसी मोलरिटी के सॉल्यूशंस हम लेंगे दो नॉर्मल सॉल्ट्स के, उनको हम आपस में मिक्स कर देंगे। आपस में मिक्स करने के बाद हम वो जो मिक्सचर बनेगा उसकी क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। तो उस क्रिस्टलाइजेशन के रिजल्ट में जो साल्ट हमारे पास बनता है वो डबल साल्ट कहलाता है। इस डबल साल्ट के अंदर वो जो मिक्स होने वाले दोनों साल्ट हैं वो मौजूद होते हैं, और ये जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं यानी जो साल्ट्स हमने मिक्स किए होते हैं, दे रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज बरकरार रहती हैं। एनायंस और कैटायंस जो हैं दे गिव देयर रेस्पेक्टिव टेस्ट्स। सर सॉल्ट्स इक्विमोलर एक जैसी मोलरिटी के, बराबर मोलरिटी के। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, मोहर साल्ट। मोहर साल्ट जो है ये कैसे बन रहा है, जब आप फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के इक्विमोलर सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करेंगे। सर जी, हाँ जी, क्रिस्टलाइज का क्या मतलब होता है? क्रिस्टलाइज करना। क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आप किसी भी सॉल्ट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बॉयल करते हैं, अप टू पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वो पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको कैसे मिलता है, आप मुसलसल उसको बॉयल करते जाते हैं स्टीयरिंग के साथ, यानी हिलाते भी रहते हैं। उसके बाद उसमें ग्लास रॉड डिप करके आप उसके ऊपर ब्लो करके फूंक मारकर जो है उसको ड्राई करते हैं। फिर उसके ऊपर आप फिंगर रब करके देखते हैं कि फिंगर के ऊपर असल में लेकर ना थोड़ा सा मटेरियल जो उसके ऊपर ग्लास रॉड के ऊपर लगा होगा, उसको दो उंगलियों के दरमियान आप रब करेंगे। अगर आपको जरात कुछ महसूस हो फिंगर्स के दरमियान, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ गया है। ये पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फाइंड करने का तरीका बताया। उस वक्त आपने ये करना होता है कि बर्नर को हटा देना है, यानी मजीद बॉयल नहीं करना बाद में, लेकिन जब तक वो पॉइंट नहीं आता आपने बॉयल करते जाना है। उसके बाद आपने उसको ठंडा होने देना है। ठंडा होने पर सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स हैं वो नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ठंडा होने पर क्रिस्टल बन जाएंगे, आप उसको फिल्टर करके क्रिस्टल सेपरेट कर सकते हैं। क्रिस्टल क्या होगा, स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप्स में क्रिस्टल बने होंगे, आपको ये लैब में हम करवाएंगे भी। तो ये प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन का था, थोड़ा सा मैंने ब्रीफ कर दिया आपको। तो डबल साल्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दो नॉर्मल साल्ट्स के सैचुरेटेड सॉल्यूशंस लेंगे, उन्हें आपस में मिक्स करके क्रिस्टलाइज करेंगे। आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन आपको डबल साल्ट मिलेगा जिसमें वो दोनों कंपोनेंट साल्ट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज को बरकरार रखते हैं। उनके एनायंस और कैटायंस जो हैं वो जो भी उनके अपने टेस्ट होते हैं वो देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एनायंस कैटायंस साल्ट्स के अपनी प्रॉपर्टीज को बरकरार रखे हुए हैं। बात क्लियर है ये? यस सर। मोहर सॉल्ट कैसे बनता है, जब फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट ये दो सॉल्यूशंस आप मिक्स करेंगे इक्विमोलर, इसके साथ 6H2O यानी 6 मॉलिक्यूल पानी के भी ऐड होंगे जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसके बाद पोटाश एलम बनाना है तो पोटाशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट के सॉल्यूशंस को मिक्स करके बनाएंगे। इनके साथ 24 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच होते हैं। फेरिक एलम बनाने के लिए पोटाशियम सल्फेट और फेरिक सल्फेट के इक्विमोलर सॉल्यूशंस हम मिक्स करेंगे और आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन फेरिक एलम बनेगा
इसके साथ भी 24 मॉलिक्यूल पानी के मिलते हैं। ये एग्जांपल्स आपको डबल सॉल्ट्स की कुछ दी गई हैं, इसके अलावा भी डबल सॉल्ट्स और भी होते हैं। मिक्स्ड सॉल्ट्स कैसे बनते हैं? मिक्स्ड सॉल्ट्स जो हैं दे कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स। ठीक है, एक से ज्यादा जिनमें बेसिक या एसिडिक रेडिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लीचिंग पाउडर है, CaOCl Cl। अब इसमें OCl जो है वो एक एनायन है और आगे जो Cl अलहदा शो किया ये दूसरा एनायन है। कैटायन जो है इसमें वो एक है, कैल्शियम आयन, जबकि एनायन दो हैं। तो आपको मिक्स सॉल्ट में यही बताया गया है कि जिनमें या तो एक से ज्यादा बेसिक आयन होते हैं या फिर एक से ज्यादा एसिडिक रेडिकल्स होते हैं। अब इसमें एसिडिक रेडिकल्स जो हैं वो दो हैं और बेसिक रेडिकल एक है। कम्प्लेक्स, सर हाँ जी, डबल शॉट दोबारा समझा। डबल सॉल्ट दोबारा बताऊं? और बेटे आपको मैंने बताया है कोई से दो नॉर्मल सॉल्ट्स के सॉल्यूशंस लेकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेने इक्वी मोलर, यानी एक जैसी मोलरिटी के, एक जैसी कंसंट्रेशन के, उनको आपस में मिक्स करके क्रिस्टलाइज करना है। आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन आपको डबल सॉल्ट मिल जाएंगे। ओके। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स कैसे बनेंगे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का बताया कि ऑन डिसोसिएशन प्रोवाइड अ सिंपल कैटायन एंड अ कॉम्प्लेक्स एनायन और वाइस वर्सा। यानी जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है जब ये डिसोसिएट होता है, यानी इसके आयन्स अलग अलग होते हैं, तो हमें या तो ये है कि सिंपल कैटायन मिलता है और कॉम्प्लेक्स एनायन, या फिर ये है कि कैटायन कॉम्प्लेक्स होता है और एनायन जो है वो सिंपल होता है। यानी एक सूरत होगी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, एक आयन जो है वो सिंपल होगा, दूसरा कॉम्प्लेक्स होगा। अगर कैटायन सिंपल है तो एनायन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, और अगर कैटायन कॉम्प्लेक्स है तो फिर एनायन सिंपल होगा। ये वाइस वर्सा आगे इसलिए बताया था आपको। ओनली द सिंपल आयंस यील्ड द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर कैटायन और एनायन। जो टेस्ट होगा ना वो सिर्फ जो सिंपल आयंस होंगे, बेशक वो कैटायन सिंपल था या एनायन सिंपल था, वो टेस्ट यील्ड करेगा। कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट नहीं शो होगा। एग्जांपल आपको देखिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका असल जो नेम है ना, अगर हम नेमिंग सिस्टम के तहत देखें, इसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। आप याद रखें कि जब ये कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो एनायन होगा, एनायन कॉम्प्लेक्स होगा, तो उस वक्त मेटल का जो नाम है वो किस में एंड होता है? मेटल का नेम किस में एंड होता है? ATE में एंड होता है, ATE में। जब एनायन कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स एनायन की सूरत में मेटल का नाम ATE पे एंड होता है। अब यहाँ पे हेक्सासाइनो, ये जो आप आयन देख रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स जो है वो कौन सा है? एनायन है, यानी नेगेटिव आयन है, एसिडिक रेडिकल। तो इसलिए इसका नाम कैसे मेटल का एंड होना है? हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। तो जब इसकी आयनाइजेशन होती है तो इसे सिंपल पोटेशियम आयन बनता है और कॉम्प्लेक्स जो है वो एनायन बनता है। ठीक है, सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन बना है। उसके बाद है सॉल्ट्स के यूजेस। फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड, कॉमनली यूज होता है एज अ टेबल सॉल्ट फॉर कुकिंग पर्पसेस। ठीक है, यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस सॉल्ट। फॉर डी आइसिंग रोड्स इन विंटर, सर्दियों के मौसम में जब सड़कों पर बर्फ जम जाती है तो इस सॉल्ट को जो है ऊपर छिड़क दें तो बर्फ जो है वो मेल्ट हो जाती है। उसकी वजह क्या है आपको बता सकते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है सॉल्ट की वजह से। तो इस वजह से उस टेम्परेचर पे, जो कि उस वक्त टेम्परेचर था, वो आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में थी, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट उसका कम हो गया, अब वो उस टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में आ गई।
मीन्स के और भी कम टेम्परेचर होगा तो तब जाकर अब उसने फ्रीज होना है, बर्फ बनना है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया है। ये सॉल्ट का इफेक्ट होता है। तो डी आइसिंग रोड्स के लिए इस सॉल्ट को यूज किया जाता है। इसके अलावा सोडियम मेटल की मैन्युफैक्चर के लिए, कास्टिक सोडा बनाने के लिए, ये आप 9th में पढ़ चुके हैं चैप्टर 7 में। वॉशिंग सोडा बनाने के लिए भी इसका यूज होता है, ये आप 10th में पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3 होना था, इसके फार्मूला जो है ये 2 नहीं बल्कि यहाँ पे 3 आपने कंसिडर करना है। ये जो 2 लिखा है Na2CO3 का Na2CO3 है। सोडियम कार्बोनेट तो ये किस लिए यूज होता है? फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, डिटर्जेंट्स, पल्प, पेपर और अदर केमिकल्स जो हैं ये बनाए जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये वॉशिंग सोडा है। 10H2O 10 मॉलिक्यूल पानी के इसके साथ जो है वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। ये यूज होता है एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पसेस, फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। पहले क्या यूज के बताया? एज अ क्लीनिंग एजेंट, सफाई के लिए। वॉशिंग सोडा जो कपड़े धोने के लिए यूज होता है, और कमर्शियल पर्पसेस के, कमर्शियल लेवल पे भी इसको यूज कर सकते हैं। डोमेस्टिक लेवल पे करें या कमर्शियल लेवल पे करें। इसके अलावा फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ये मैंने आपको कल बताया था कि हार्ड वाटर जो है इसमें साबुन डिजोल्व नहीं होता, कर्ड सी बनती हैं, जाग नहीं बनाता, उसको हार्ड वाटर कहते हैं। तो वॉशिंग सोडा से उसको सॉफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और केमिकल जैसे कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोरेक्स ग्लास, सोप एंड पेपर। ये बोरेक्स ग्लास जो है, ग्लास की किस्म होती है, लेबोरेटरीज में यूज होता है। सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये यूज होता है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, पेपर एंड डिटर्जेंट्स। इसके अलावा सोडियम सिलिकेट को देखें, डिटर्जेंट्स बनाए जाते हैं इससे, डिटर्जेंट्स, और क्लीनिंग एजेंट के तौर पे भी इसको यूज किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट के तौर पे याद रखें, इसको हम फोम बूस्टर के तौर पे यूज करते हैं। मतलब सोप के अंदर, डिटर्जेंट्स के अंदर इसका जो यूज है कि झाग ज्यादा बनाने के लिए इसको ऐड किया जाता है। और एडहेसिव, एडहेसिव्स क्या होते हैं? स्टिकी सब्सटेंसेस, केमिकल्स, वो बनाने के लिए भी इसको यूज करते हैं। सोडियम क्लोरेट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव्स। सोडियम क्लोराइड कैसे यूज हो, किस लिए यूज होता है? एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए या दूसरे केमिकल्स के लिए। सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट जो है ये यूज होता है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ हीट रेजिस्टेंट ग्लास, पायरेक्स ग्लास जो है जिसके ऊपर हीट का इफेक्ट नहीं होता, यानी आप हीट करें तो वो ब्रेक नहीं होगा या जल्दी जो है वो मेल्ट नहीं होगा, तो हीट रेजिस्टेंट ग्लास बनाने के लिए यूज होता है। ग्लेजेस जो केमिकल्स हैं, ठीक है, शाइनिंग वाले प्रोड्यूस करने के लिए जो बनाए जाते हैं उनमें यूज होता है। एनामल्स बनाने में यूज होता है। इसके अलावा लेदर इंडस्ट्री में फॉर सोकिंग एंड क्लीनिंग हाइड्स, हाइड्स क्या होती हैं? खालें, जानवरों की जो खालें होती हैं उनको जो है वेट करने के लिए, उनको साफ करने के लिए ये यूज होता है। कैल्शियम क्लोराइड, नेक्स्ट जो है कैल्शियम क्लोराइड, ये यूज होता है फॉर डीआइसिंग रोड्स इन विंटर, जैसे सोडियम क्लोराइड का बताया। तो कैल्शियम क्लोराइड जो है ये मेल्टिंग पॉइंट और भी कम कर देता है। एज अ ड्राइंग एजेंट यूज होता है ऑफ केमिकल रिएजेंट्स एंड एज अ फ्रीजिंग एजेंट। फ्रीजिंग एजेंट के लिए कहाँ पे यूज हो सकता है, कोई मिसाल दे सकते हैं? ये जो कुल्फियां बनाने वाले नहीं होते, रेडियो पे जो कुल्फियां लेकर फिर रहे होते हैं, वो बर्फ के अंदर जो है, बर्फ के अंदर कैल्शियम क्लोराइड साल्ट मिक्स करके नीचे उनका मिक्सचर बना होता है, उसके अंदर वो डिप करते हैं और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो माइनस में चला जाता है, बहुत ही यानी कम हो जाता है। इस वजह से वो फ्रीजिंग जो है वो स्पीडी हो जाती है। इसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विक लाइम कहलाता है, फॉर ड्राइंग एजेंट फॉर गैसेस एंड अल्कोहल एंड इन स्टील मेकिंग। ठीक है, गैसेस को ड्राई करने के लिए, अल्कोहल के अंदर से नमी वगैरह खत्म करने के लिए,
या फिर यूज होता है स्टील मेकिंग में, स्टील बनाने में, वाटर ट्रीटमेंट एंड अदर केमिकल्स जो हैं, जैसे स्लेग लाइम है। स्लेग लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो इससे बनाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ये CaOCl2, जिसका पीछे आपने पढ़ा CaOCl जो है, तो कैल्शियम कार्बाइड है, वो बनाने में इसको यूज करते हैं। इसके अलावा फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, जिससे सोडा लाइम कहा जाता है, ये यूज होता है टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स फ्रॉम एयर। सोडा लाइम इसे बनाया जाएगा, जिसका यूज क्या है? हवा को खुश करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। यानी ऐसी एटमॉस्फेयर आप क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करना चाहते हैं, तो ये वहां पे यूज हो सकता है लाइम, ये सोडा लाइम। इसके बाद है कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम यूज होता है एज ए फर्टिलाइजर। ये कैल्शियम सल्फेट 2H2O जो है, ये जिप्सम होती है। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए यूज होता है, जिसका आगे यूज कहाँ है? स्टेचूज बनाने में, कॉस बनाने में। कॉस क्या होते हैं? ये सांचे से होते हैं, जैसे मसलन वो ब्रोकन बोन्स को जोड़ने के लिए जो है, उनके भी जो कॉस बनाए जाते हैं वो इसके बनाए जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। पोटाशियम नाइट्रेट है आगे, एज ए फर्टिलाइजर यूज होता है, एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास क्या होते हैं? ये ऑप्टिकल ग्लासेस होते हैं, ऑप्टिक्स में जिनको इस्तेमाल करते हैं। एंड पे है न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन। ये वो रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होता है और वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। रिजल्ट के तौर पर साल्ट और वाटर बनता है। ये देखिए मसलन NaCl का NaOH के साथ रिएक्शन है, NaCl बना, और वाटर बेस की मेटल और एसिड का जो एनायन है उसके आपस में रिएक्शन से साल्ट बना है, जबकि बेस के OH आयन और एसिड का हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आयन, इनके आपस में मिलने से वाटर बन जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से सोडियम सल्फेट और वाटर, एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के आपस में मिलने से सोडियम एसीटेट और वाटर बना है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स बताने। अब टाइप्स ऑफ सॉल्ट डिस्कस हो चुके हैं पीछे लेसन में, इनको दोबारा डिस्कस करने की मेरे ख्याल जरूरत नहीं है। क्या ख्याल है? ठीक है, आपने पढ़े नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट्स, मिक्स सॉल्ट्स। ठीक है, सर जी वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। नॉर्मल है या नॉर्मल? नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल। सर जी तो नॉर्मल लिखा हुआ। अच्छा, ये नॉर्मल ठीक है है। जी। फास्फोरिक एसिड जो है H3PO4 is a weak acid but its salt sodium phosphate with strong base is neutral। उसकी वजह क्या है? कहा कि फास्फोरिक एसिड वीक एसिड है, लेकिन इसका जो साल्ट है सोडियम फास्फेट विद स्ट्रॉन्ग बेस, वो न्यूट्रल है। अब उसकी वजह क्या है? हाँ जी, बताएंगे। देखिए, जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो इसके सारे हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो जाते हैं। सारे हाइड्रोजन आयन तीनों जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली न्यूट्रल सॉल्ट ही बनता है, या नॉर्मल सॉल्ट जिसको कहा। हाउ डज द बेसिक सॉल्ट टर्न्स इनटू नॉर्मल सॉल्ट्स? हाँ जी, कैसे बनता है बेसिक सॉल्ट? नॉर्मल कैसे बनेगा? सर ये एसिड एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें उसका। हाँ जी। जी, एसिड के साथ उसका रिएक्शन करवा दें। एग्जांपल आप कोई भी इसकी दे सकते हैं, जैसे पोटाशियम या जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड का रिएक्शन आप एसिड से करवा दें, जिंक क्लोराइड और वाटर बन जाए। नेक्स्ट है कि वाटर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स आप पढ़ चुके हैं, जिसमें कि या तो एनायन कॉम्प्लेक्स होता है या फिर कैटायन कॉम्प्लेक्स होता है। जब डिसोसिएशन उनकी होती है तो वो या सिंपल कैटायन देते हैं और कॉम्प्लेक्स एनायन, या वाइस वर्सा। नेक्स्ट है कि सोडियम सल्फेट न्यूट्रल सॉल्ट है, इसके यूजेस बताएं, ये अभी डिस्कस हो चुके हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ वुड, प्रिजर्वेटिव्स इन फूड। सर, फूड प्रिजर्वेटिव की बात हो रही है। केमिकल यूज होते हैं जो टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज, और आपको खराब होने से बचाने के लिए इनको फूड प्रिजर्वेटिव कहा जाता है। फूड स्पॉइलिंग किस वजह से हो सकती है? या तो माइक्रोबियल एक्शंस की वजह से हो सकती है, ठीक है, या फिर केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो सकती है। लिहाजा जो प्रिजर्वेटिव होते हैं या तो एंटी माइक्रोबियल काम करते हैं या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे काम करते हैं।
या फिर दोनों के तौर पे काम करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स में इनको रिएक्शन नहीं होने देंगे ऑक्सीडेशन का। मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो ऐड करते हैं प्रिजर्वेटिव को मोस्टली टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज, यानी ट्रांसपोर्टेशन करनी हो या स्टोरेज करनी हो तो इस दौरान खुराक को खराब होने से बचाने के लिए ये प्रिजर्वेटिव जो है वो ऐड किए जाते हैं। नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव जो हैं उनमें सॉल्ट्स हैं, शुगर है, अल्कोहल है, विनेगर वगैरह ये यूज होते हैं। दे एफिशिएंटली कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन फूड, ठीक है, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है खुराक में उसको कंट्रोल कर लेते हैं। एंड दे आर यूज्ड टू प्रिजर्व मीट, फिश एक्स्ट्रा, तो भी कोई भी जो खाने पीने की चीजें हैं इनको प्रिजर्व कर सकते हैं। एसिड रेन क्या होती है? इट इज फाउंड बाय डिसॉल्विंग एसिडिक एयर पोल्यूटेंट जैसे ऑक्साइड्स हैं सल्फर के और नाइट्रोजन के, रेन वाटर के अंदर जब ये शामिल हो जाते हैं तो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। पीएच जो रेन वाटर की वो कम हो जाती है और वो एसिडिक हो जाती है, और जब ये एसिड रेन फॉल करती है तो डैमेज करती है एनिमल्स को, प्लांट्स को, बिल्डिंग्स को, वाटर बॉडीज को, इवन के सॉइल को एसिडिक कर देती है। हाँ जी, क्लियर है चीजें ये?